Good evening, students. Let's start with the next topic, the years of depression. लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे जर्मनी जो था वो बहुत ज़्यादा स्टकअप हो गया था और अमेरिका ने डेविस प्लान के थ्रू उनको क्या किया था, बेल किया था। बस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन के ईयर्स में क्या हुआ था, क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा था इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, पॉलिटिकल लाइफ पे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। The years between 1924 and 1928 saw some stability, yet this was built on sand. अमेरिका की हेल्प के बाद कुछ टाइम तक यहाँ पे स्टेबिलिटी थी। जो स्टेबिलिटी थी वो थी 1924 से 1928 में, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाई थी। उसके बाद सिचुएशन फिर से क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जर्मनी का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, जितना भी इंडस्ट्रियल लॉस हुआ था, जितनी भी रिकवरी वो लोग कर रहे थे, वो सारा का सारा लोन पे डिपेंड था। वो हमेशा कुछ भी करने के लिए उनको शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़े थे, स्पेशली यूएसए से लेने पड़ रहे थे। तो इट वॉज लार्जली डिपेंडेंट ऑन लोन्स एंड दैट टू फ्रॉम यूएसए। This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. और ये जो सपोर्ट था जिसके बेस पे वो अपनी कंट्री को रिकवर करने का ट्राई कर रहे थे, वो सपोर्ट भी उनसे छिन गया था जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। वो टाइम पीरियड है 1929। ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है जहाँ पे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर वगैरह ख़रीदते हैं। उसका प्राइस कभी हाई कभी लो, ये सब होता रहता है। स्टॉक मार्केट है, ये क्रैश हो गया था। टाइम पीरियड है 1929 का। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. अब क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर गया था, लोगों को डर हो गया था कि अब जो प्राइसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगेंगे, तो लोग अपने शेयर्स को क्या करने लगे, सेल आउट करने लगे। On one single day, 24th October, 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. एक अकेले दिन में, जिसका डेट दिया गया 24 अक्टूबर 1929, 13 मिलियन शेयर्स क्या थे, अकेले एक दिन में ही लोगों ने बेच दिए थे। यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ से जो एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही थी जर्मनी के पास, और वर्ल्ड जो था वो प्रॉस्पर कर रहा था, यूएस वगैरह उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो सबका सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिप्रेशन पीरियड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। Over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहे थे जर्मनी के, वो यूएसए पे डिपेंड था। अब यूएसए का मार्केट भी धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था। तो यूएसए जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का क्रैश हो जाता है, तो 1929 और 1932 का जो टाइम पीरियड है, उसमें नेशनल इनकम जो यूएसए की थी वो भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। फैक्ट्रीज वर शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। क्या क्या इफेक्ट आए थे इसके सोसाइटी में? पहला था कि जितनी फैक्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई थी। एक्सपोर्ट जो थे वो पूरी तरह से गिर गए थे, एक्सपोर्ट हो ही नहीं पा रहा था। फार्मर्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। स्पेकुलेटर्स जो लोग थे वो अपने पैसे जो थे मार्केट से क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि प्राइसेस जो है हर चीज़ के गिर जाएंगे। तो अपना पैसा जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने वहाँ से अपना पैसा निकाल ले रहे थे। द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो क्रैश हुआ था, इसका जो असर था अकेले जर्मनी या यूएसए पे नहीं था, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। द जर्मन इकनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और सबसे ज़्यादा जो इकनॉमी सफ़र की थी वो थी जर्मन की इकनॉमी। जर्मनी की इकनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी इस ग्रेट डिप्रेशन ईयर की वजह से। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। जर्मनी की इकनॉमी पे क्या असर पड़ा था? 1932 तक जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% और कम हो गया था। ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो था नहीं,
जो भी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी उसके कंपैरिजन में बढ़ने के बजाय जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा क्या हो गया था, कम हो गया था। वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। जो वर्कर्स थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, या अगर वो काम कर भी रहे थे तो वेजेस जो थे वो और ज़्यादा कम मिल रहे थे, बढ़ने के बजाय वेजेस उनके और ज़्यादा कम हो गए थे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। अनएम्प्लॉयड लोगों की जो नंबर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑलमोस्ट 6 मिलियन लोग थे जो कि क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास कोई भी काम नहीं था। On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work. सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि लोगों के पास काम नहीं था, लोग कुछ भी काम करने को तैयार थे। जर्मनी की सड़कों पे लोग अपने गले में प्लकार्ड डाल के घूम रहे थे और प्लकार्ड्स पे लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब बस हमें काम चाहिए, कोई भी काम हम कर लेंगे, कैसा भी काम कर लेंगे, बस हमें क्या चाहिए, काम चाहिए। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो गया था कि पीपल वर जस्ट विलिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वर्क, उसका क्या स्टेटस है, क्या क्लास है वर्क का, उनसे उसको कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि बस उनको हर हाल में क्या चाहिए, काम चाहिए। एटलीस्ट दे वांट सम वर्क सो दैट दे कैन अर्न अ बिट ऑफ मनी। Unemployed youths played cards or simply sat at the street corners or desperately queued up at the local employment exchange. जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, जो यंग जनरेशन थी, जिनके पास काम नहीं था, उनके पास कुछ भी काम नहीं था, वो या तो सड़कों पे बैठ के कार्ड्स खेलते थे, या तो स्ट्रीट पे बैठ के कोने में बैठे रहते थे, या तो बड़े बड़े जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि कुछ भी कहीं से भी कैसे भी करके उनको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं पे वो लोग भी लाइन में अपना नंबर ला के खड़े रहते थे इस होप में कि शायद उनको कुछ काम मिल जाएगा। एज जॉब्स डिसअपीयर द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। क्योंकि जॉब्स नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, लोगों का पैसा नहीं था, तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, लोग क्राइम करने लगे, चोरी होने लगी, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो चोरी करके खाने लगे। जो एक लॉ ऑर्डर था कंट्री में वो क्या हो गया था, पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो गया था। इनफैक्ट जो पूरी सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था हर जगह। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज़ एंड फियर्स इन पीपल। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। करेंसी की वैल्यू भी पूरी तरह से, मार्क जो समय था करेंसी का वैल्यू वो भी काफ़ी कम हो गया था। उसके वजह से जो लोग थे, जो सैलरीड एम्प्लॉयड थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे, सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, सबको लग रहा था अब क्या ही होगा। तो एंग्जाइटी और फियर लोगों के मन में पूरी तरह से भर गया था। जो मिडिल क्लास थे, पेंशनर्स थे, उनकी जो सेविंग्स थी अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। सेविंग्स बढ़ने के बजाय उनकी सेविंग्स यूज़ हो के सेविंग्स क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर्स सफर्ड एज द बिजनेस गॉट रूइंड। बिजनेसमैन थे, रिटेलर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी लोग थे, सबका बिजनेस ख़राब हो गया था और सब बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। These sections of people were filled with the fear of pro-raternization, anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still the unemployed. Pro-raternization एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास काम है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आप वहीं रह रहे हो जहाँ पे रहते थे, सब कुछ वही है, लेकिन आपका जो एक क्लास है वो क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप क्या हो जा रहे हो, धीरे धीरे और रिड्यूस होते जा रहे हो। आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होने के बजाय और मतलब नीचे आता जा, आप ऊपर नहीं जा रहे हो, आप नीचे की तरफ आते जा रहे हो। तो लोगों में डर हो गया था कि अब वो इसका क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे और उनकी सिचुएशन पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। सिर्फ जो थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, सिर्फ वो किस तरह से मैनेज कर पा रहे थे कि वो थोड़ा बहुत अपने को सर्वाइव कर सके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो भी क्या हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इनफैक्ट बिजनेसमैन हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे रिटेलर्स हो, चाहे कोई भी हो, सबको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था और सबके जो स्टैंडर्ड्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, काफ़ी रिड्यूस हो रहे थे।
Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women, unable to fill their children's stomachs, were filled with a sense of despair. बड़े बड़े बिजनेस जो थे वो भी काफ़ी क्राइसिस में थे. बड़े बड़े पीजेंट्री जो थे वो भी काफ़ी अफेक्टेड थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी क्या हो रही थी, गिर रही थी. तो जो उनका क्रॉप वगैरह था उससे भी ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. तो हर जगह, हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे. जो औरतें थी वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी. दे वर नॉट एबल टू फीड देयर चिल्ड्रन विद फूड. सो उनको अलग एक तरह से दुख था कि हाँ, हम अपने बच्चों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं. तो उस तरह से जो लेडीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी. पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल. ये तो मार्केट की सिचुएशन थी. अब पॉलिटिकली अगर देखें तो वेमर रिपब्लिक जो था बहुत ही वीक था. वीक इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. डिफेक्ट्स की वजह से वो काफ़ी अनस्टेबल था और वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. आगे जाके देखें कि हिटलर का रूल आ जाएगा, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगी. जो डेमोक्रेसी का एक आइडिया जो इस्टेब्लिश होने की स्टार्ट हुई थी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से क्रश्ड हो जाएगा. One was proportional representation. This made achieving a majority of one party a near impossible task, leading to a rule by coalition. सबसे पहला डिफेक्ट था कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हर पार्टी का जितना भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी उनका प्रपोर्शन होगा, उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट में क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी. तो कोई एक क्लियर मेजॉरिटी पार्टी को मौका नहीं मिलता था कि वो क्या करे, रूल करे, गवर्नमेंट बनाए. यहाँ पे जिसका जितना प्रपोर्शन होता था उसके हिसाब से वो अपना गवर्नमेंट में क्या करता था, पार्टिसिपेशन देता था. तो यहाँ पे 10 पार्टीज़ अगर हैं, किसी का 5%, किसी का 30%, किसी का 20%, किसी का 10%, सबका अपना अपना प्रपोर्शन है. तो सब अपने प्रपोर्शन के हिसाब से गवर्नमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. तो सब मिलके एक रूल करते थे जिसको हम लोग कोएलिशन बोलते हैं. तो कोई एक क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिलती थी. सबका अपना अपना प्रपोर्शन होता था, उसके बेस पे वो रूल करते थे गवर्नमेंट में. तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था. दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 में क्या था, इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर्स थे कि वो इस आर्टिकल का यूज़ करके इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविल राइट्स सस्पेंड कर सकता है, एंड कैन रूल बाय अ डिक्री. डिक्री यहाँ पे क्या होता है कि वो, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें बंद होंगी, इमरजेंसी इम्पोज हुआ होगा, तो उस समय वो लिख के रूल बना के अपना उसको लॉ बना देगा. तो ये जो चीज़ें थी, ये दो जो चीज़ थे, ये बहुत बड़े डिफेक्ट थे वेमर रिपब्लिक का. पहला जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला है, और सेकंड जो बहुत बड़ा डिफेक्ट था वो ये था कि आर्टिकल 48 का बहुत ही कैजुअली यूज़ हो रहा था. आर्टिकल 48 का प्रेसिडेंट को बहुत, मतलब एकदम लिबरल यूज़ कर रहे थे वो लोग उसमें. Within its short span of life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. Yet the crisis could not be managed. अपना वेमर रिपब्लिक का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं था. बहुत छोटे टाइम तक उसने वहाँ पे रूल किया था, और अपने इस छोटे रूल में ही उसने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स को देख लिया था. 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बन के आ गए थे, और मैक्सिमम जो जितने डेज़ के लिए वो लोग एग्जिस्ट करते थे, मैक्सिमम 239 डेज़ का था. एंड उसमें भी आर्टिकल 48 का बहुत ही लिबरल वे में वो लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत कैजुअली उसको यूज़ कर रहे थे. फिर भी क्राइसिस जो थे वो मैनेज नहीं हो पा रहे थे. पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन. अब क्योंकि ना मार्केट की सिचुएशन सही है, ना पॉलिटिकली कुछ भी सही चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, लोग के पैसे नहीं हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. ऊपर से गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है. जो गवर्नमेंट के अपने डिफेक्ट्स हैं उसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है. तो धीरे धीरे लोगों का जो कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट में वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, और लोगों के पास अब कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आ रहा था. अब इसी में हम आगे देखेंगे कैसे हिटलर जो है इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाएगा, और यहीं से हिटलर का पावर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, हिटलर का रूल स्टार्ट हो जाएगा.